डेसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होती है, इसका अंडर द पार्टनरशिप एक्ट क्या तरीक़ेकार है, कौन सा रेलेवेंट जो सेक्शन है इसको एड्रेस करता है, इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और मैं हूं आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। इट्स ऑलमोस्ट आवर फोर्थ वीडियो ऑन द पार्टनरशिप लॉ, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हुए इस वीडियो तक आए हैं। जो हमने सबसे पहले वीडियो बनाई वो उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इनकॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप फर्म के जो बाकी बेसिक फंडामेंटल हैं उसको हमने डिस्कस किया। सेकंड में हमने जो है वो फिर इसके अगर इसको रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो उसके हवाले से बात की कि उसके इम्पेक्ट क्या आएंगे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और थर्ड वन में हमने डिस्कस किया कि पार्टनर्स को कैसे न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और मौजूदा पार्टनर को अगर आपने फारिग करना है फर्म से या वो खुद जाना चाहता है तो उसके क्या तरीक़ेकार होगा। और उसी में हमने ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ऑन द डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि एक जो फर्म है उसको अगर डिज़ोल्व करना है तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, कितने मोड्स हैं, कौन से सेक्शंस रेलिवेंट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन 40 है, डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के ऊपर। और इससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्यू सेकंड्स में ये बैकग्राउंड दे दूँ कि डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये इट्स अ फारा ले मैन, जो कॉमन मैन है उसके समझने के लिए कि बुनियादी तौर पे जब आप एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में हैं तो अगर आप उसको एक वक्त में ख़त्म करना चाहते हैं, आप या तो उसके ऊपर कोई आपका कंसेंसस हो जाता है कि यार इस फर्म को आप जो है उनमें फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, इसको ख़त्म कर दे ताकि इससे जो अलाइड इश्यूज हैं वो हमें क्रिएट ना हो, एफबीआर का जो वो मामला हैं वो ना हो, वो कंटिन्यू ना रहे। तो इसके अलावा अगर आपने कोई पीरियड लिखा हुआ तो उसके एग्रीमेंट में तो उसके तहत ऑटोमेटिकली जो है वो डिज़ोल्व। तो ये जो आगे बाकी फर्दर तरीके आएंगे, बुनियादी तौर पे इसमें ये बताना है कि जो ख़त्म करना है फर्म का, उसका बिजनेस सीज कर देना, एंड कर देना, उसको बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना, यानी ख़त्म। यानी एक होता है यानी वो मतलब फ्रीज़, तो इसमें फ्रीज़ वाला तो मामला नहीं होता। इस ये फर्म या तो कंटिन्यू रहती है या फिर ख़त्म होती है। वो कॉर्पोरेट लॉ का एक है टॉपिक, वहाँ अंडर द कॉम्पनी लॉ जो है वो एक ऑप्शन है। बट इन पार्टनरशिप देयर इज़ नो सच, कह लें कि ये सहूलत नहीं है, ये ऐसी फैसिलिटी इसमें नहीं हमें मिलती है कि इसको हम इन टेम्परेली जो है वो इसको सीज कर दें और फिर जब हमारी मंशा हो तो इसको दोबारा से स्टार्ट कर लें। तो लिहाजा ये या तो इन्हें बिजनेस यानी रनिंग पोजीशन मिलेगी या फिर आपको इसको टोटल ख़त्म करना होगा, जिसको हम डेसोल्यूशन बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताने लगा कि जो सेक्शन 40 है वो सबसे पहली ऑप्शन यानी देता है कि ये बाय एग्रीमेंट हो सकती है। तो बाय एग्रीमेंट जो है वो कैसे होगी, एक ही लाइन का ये है, ये सेक्शन में आपको पढ़ देता हूँ, आप इसके एक लाइन से समझ जाएंगे, नहीं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फर्म में बी डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इन एसोसिएशन विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखें, मैं इन फर्दर जो जितने भी इसके 5 मोड हैं एक फर्म को डिसॉल्व करने के, आसान जो अल्फाज में बताऊं तो 5 तरीक़ेकार हैं जो पार्टनरशिप लॉ में दिए गए हैं कि उन 5 तरीक़ों को फॉलो करते हुए आप एक पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर सकते हैं, उसको वाइंड अप कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो गवर्न करती है अंडर द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने बड़ी बेसिक चीज़ें और एक अगर कंप्रीहेंसिव बनाई है तो उसमें सारी ही चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें कि ये कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, ये भी उसके अंदर आपने मेंशन किया होता है। और ये मैंडेटरी पार्ट है कि एक पार्टनरशिप डीड का, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, कि हाउ पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व्ड, उसका तरीक़ेकार या उसका जो है मैकेनिज़्म वो उसमें आप लिख देते हैं। कईयों में सिर्फ वो एट विल लिख दिया जाता है और कईयों में जो है वो बाकी तफसील भी दिया जाता है कि इस तरह से वो हो सकती है। तो सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट है
रेजोल्यूशन में जाने से पहले वो आपने देखना है कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पार्टनर को एडमिशन यानी उनको उसका न्यू पार्टनर को ऐड करना या उसको निकालने के लिए जो तरीक़ेकार, वो भी सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड में ही देखेंगे कि वहाँ क्या उसका प्रोसेस मेंशन हुआ है। इसी तरह से सबसे पहले यानी आप ये चीज़ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या फिर अगर आप वो बिजनेसमैन भी हैं या फिर किसी भी तरह से पार्टनरशिप डीड को डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि द बेसिक डॉक्यूमेंट इज द पार्टनरशिप डीड, जिसको आपने किसी भी ओकेजन के लिए किसी भी मामले में सबसे पहले उसी को कंसल्ट करना है। कभी वो क्या कहता है, उसमें क्या तय पाया हुआ है बिटवीन दी पार्टनर्स, उसके बाद जो है वो आपने आगे फर्दर स्टेप लेना है। तो इसमें भी हमने ये देखना है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म लॉ है, ये जो यानी इसके जो सेक्शन 40 से लेके 45 तक एड्रेस कर रहे हैं इसके डेवल्यूशन को, उनमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा इन योर केस, जो भी आपकी फर्म होगी। तो मैंने आपको ये सेक्शन 40 पढ़ के बताया कि वो ये कहता है कि अगर तो कोई पार्टनर्स में एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट के तहत जो है वो यानी उसमें सबकी रजामंदी और कंसेंट आ जाए, तो वो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व कर दी जाएगी, वो इस तरीके से ख़त्म होगी। अब मैं एंड पे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कोई भी तरीका आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो आपके करने के बाद उसका प्रोसेस यानी उसको प्रोसीजरली कैसे आपने डिज़ोल्व करवाना है। ये तो यानी कानून तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉ है, ये तरीकाकार है, ये होगा। अब उसको करना कि कैसे है, उसके लिए भी मैं आपको एंड पे इस वीडियो के जब ये नहीं आपको सेक्शंस और सारे मोड्स बता देता हूँ कि ये जो है इस तरीके से होंगे, एंड पे फिर वो भी बता दूंगा। तो आगे चलते हैं। जो इसका सेकंड है वो है डेजोल्यूशन, कंपल्सरी डेजोल्यूशन भी हम बोलते हैं कि जिसमें आपने हर सूरत में, यानी कंपल्सरी का वर्ड का मतलब ये होता है कि लाजमी आपने इसको डिज़ोल्व करना ही करना है। तो वो देखते हैं कि जो यानी कंपल्सरी डेजोल्यूशन की सिचुएशन क्या होती है कि जिस यानी सूरत हाल अगर वैसी हो जाए या वो मामला आ जाए, तो फिर आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को हर सूरत में डिज़ोल्व करना ही होता है। तो उसके लिए जो है वो सेक्शन 41 है। 41 का जो है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। 41 section of the Partnership Act says a firm is dissolved by the adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent। ये सब सेक्शन ए है सेक्शन 41 का, जो कि ये कहता है कि अगर सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी वो सब के सब जो है वो इन्हीं कोर्ट प्रोसेस में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या अगर जो उसका सेकंड पार्ट है कि उनमें से एक भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर किसी वक्त में कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया तो द फर्म विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। तो ये उसका जो 41 का ए है वो कंप्लीट हो जाएगा उस सूरत में कि ये जो यानी इसका दिवालिया निकल गया सारे पार्टनर्स का या किसी एक पार्टनर का, लिहाजा हम ये ख़त्म हो जाएगी, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट में वो यानी लॉ ये कह रहा है सेक्शन 41B, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म to be carried on or for the partners to carry it on in the partnership। यानी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि जो बिजनेस ऑफ फर्म when it will become unlawful or illegal, in that scenario the firm will stand dissolved। यानी आपने जब वो पार्टनरशिप फर्म बनाई तब तो ये उसका जो बिजनेस था वो लॉफुल था, उसका पर्पस लॉफुल था, लेकिन सब्सिक्वेंटली एट एनी लेटर स्टेज वो अनलॉफुल अगर हो जाता है। लेट्स से कि आपने कोई सिगरेट बनाने के ऊपर या किसी टबैको कंपनी के लिए जो है वो टबैको बिजनेस के लिए आपने वो फर्म जो है इनकॉर्पोरेट की, लेकिन अगर किसी भी वक्त में अब इस जो गवर्नमेंट है वो ये ऐलान कर देती है कि भाई ये जो टबैको का बिजनेस है
ये इलीगल है। जो भी कोई करेगा उसको पकड़ा जाएगा या उस बिजनेस की जो है वो करने वाले को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लिहाजा अब आपका जो पर्पस पहले लॉफुल था वो अनलॉफुल हो गया, तो ये अगेन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इट हैव टू बी डिसॉल्व्ड, ख़त्म होना होगा, इसको बंद करना होगा ऐसी फर्म को। तो ये जो है वो सेक्शन 41 के अंदर दो आपको सिनेरियो बताया कि ये इस सूरत में आपको इसको बेशक आपकी प्रॉफिट में जा रही है, आपको इससे गेन हो रहा है, आपके पार्टनर्स में कोई इख्तलाफात नहीं है, बड़ा स्मूथली इसका बिजनेस रन कर रहा है। बट इफ़ एनी सच अकरेंस हैपन्स, जो मैंने बताई कि सेक्शन के अंदर के आइदर ये आपके पार्टनर जो है वो दे बिकम इंसॉल्वेंट, या फिर वो उसका जो स्कोप है, उसका जो बिजनेस है वो आप कह लें कि इलीगल हो जाए या अनलॉफुल हो जाए किसी भी मामले की वजह से, तो उस सूरत में भी ये फर्म डिसॉल्व होगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अब अगला इसके अलावा क्या तरीक़ेकार है जिसके तहत यानी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो वो सेक्शन 42 है, वो ये कहता है कि डेसोल्यूशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसीज, कि अगर ये सिचुएशन हो जाए जो कोई आगे आएंगी, तो उस सूरत में भी फर्म को डिसॉल्व होना होगा। वो क्या है? सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज डिसॉल्व्ड। अगेन ये इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे जो पार्टनरशिप लॉ है यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये हर जगह पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ही का लफ्ज़ यूज़ करता है उसके लिए कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो वो यही इसमें भी ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर अ फर्म इज डिसॉल्व, कि अगर तो आपके जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर इन सूरतों में ये डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 1 पे है सबसेक्शन ए ऑफ सेक्शन 42, इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, यानी आपने उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जी कि ये हमारी जो फर्म है 2 साल के लिए है, और वो 2 साल 24 महीने पूरे होने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी। इसको डिसॉल्व होना होगा क्योंकि उसका टाइम पीरियड आपने पूरा कर लिया, अब उसको इन्हें मज़ीद आप इन्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इट विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। सेक्शन 42 का सबसेक्शन बी कहता है जी कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर आर अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ। इसमें अगेन आपने अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर ये इसकी इन टारगेट्स हैं, ये एक टारगेट ये होगा, ये एक टारगेट होगा, the moment it will complete all the undertaking or the assignment taken over by that partnership firm, if completed the firm would stand dissolved। इस सूरत में भी कि आपकी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए जिनके लिए आपने वो पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। सी में वो जी कह रहा है कि अगर अपने लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग दी रनिंग ऑफ अ फर्म, अगर कोई भी जो है वो पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, फोत हो जाता है, तो उसकी डेथ की सूरत में वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होता कि अगर एक जो है वो आपका पार्टनर फोत होगा, मतलब 2 पार्टनर्स ही ले लें अगर आप, तो उनमें से अगर एक जो है वो फोत हो गया तो ये फौरी तौर पे उसके सक्सेसर आ जाएंगे या दूसरा पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होएगा। लेकिन अगर वो लिखा हुआ है कि भाई अगर पार्टनर फोत हो गया, अब वहाँ अगर 2 नहीं भी हैं, 2 से ज़्यादा भी हैं, तो वो फर्म जो है वो वैसे तो स्टैंड कर सकती है अगर एक पार्टनर फोत हो जाए, तो उससे फ़र्क ये नहीं पड़ता, वो उसका जो है वो मतलब अगला उसके सक्सेसर आ जाएंगे, या अगर ज़्यादा पार्टनर है तो वो बाकी जो है वो उसको इन्हें रन करते रहेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है उसमें आपने अपने डीड में कि अगर कोई एक भी फोत हो गया तो इसका जो वो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यू फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस सूरत में भी उस किसी की फोर्टी की सूरत में वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो चौथा जो है वो इस सेक्शन के अंडर वो कह रहा है कि बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। अगेन कि अगर आप किसी एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देते हैं और आपने उसमें लिखा हुआ है अपने एग्रीमेंट में कि अगर कोई एक पार्टनर भी किसी एक टाइम में वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, तो वो फर्म उस में भी डिसॉल्व कर देगी।
ठीक हो गया जी। ये सेक्शन 42 के अंदर की सिचुएशन थी कि अगर ये सिचुएशन ये अक्रेंस होती है तो इन सूरतों में भी आपकी फर्म डिज़ॉल्व हो जाएगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड द नेक्स्ट मोड विच इज़ स्टेटेड अंडर सेक्शन 43 है। वो है जी कि बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो मोस्टली पार्टनरशिप होती हैं या फिर जो मेरे हाथ से बनी हैं या उनमें अक्सरियत वही होती है, मोर देन 90% हम यही लिखते हैं, बल्कि 95% से भी ज़्यादा आप ये कह लें कि हम वहाँ लिख देते हैं कि पार्टनरशिप एट विल। ठीक है कि यानी जब कोई एक पार्टनर भी वो नोटिस देगा कि इस फर्म को ख़त्म करना है तो वो उस नोटिस से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ये जो सेक्शन 43 है वो यही कह रहा है कि डेजोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि अगर कोई एक भी बंदा जो है ये नोटिस दे दे कि एक मतलब बंदे से मुराद पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म विच आर गोइंग टू बी डिसॉल्व, तो उनमें से कोई एक पार्टनर ये कहता है कि भाई इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, तो जब वो नोटिस देगा या जिस दिन को वो नोटिस बाकी पार्टनर्स के इल्म में आएगा उसी दिन से वो फर्म समझी जाएगी कि ये डिसॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये इसका वो तरीका है जो आपने तकरीबन हर पार्टनरशिप डीड में मतलब आप मेंशन करते हैं। मेरे वो भाई जो पार्टनरशिप डीड के ड्राफ्ट करते हैं या इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, उनको ये पता है कि हम ये हमारी रूटीन की भी वो प्रैक्टिस है कि हम यानी लिखते हैं कि जब वहाँ उसका ड्यूरेशन या पीरियड आता है या फिर टेन्योर हम यानी पार्टनरशिप फर्म का लिख रहे होते हैं तो वहाँ ये हम एट विल लिख देते हैं, और वो उस फॉर्म में भी जो साथ सबमिट हो रहा होता है फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसमें भी एट विल हम नॉर्मली यही लिखते हैं। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जो आखिरी तरीका इसमें लॉ में बताया गया है वो आ जाता है जी कि सेक्शन 44 है डेजोल्यूशन बाय द कोर्ट, कि एक अगर ये जितनी सेक्शन 40 से लेके जो 43 तक आपको सारे सिनेरियो बताए हैं, अगर एक फर्म जो है इनमें से किसी एक में भी फाल नहीं कर रही है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वो एक बंदा यानी कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में चैलेंज कर देता है, ये कोई थर्ड पार्टी जो है वो चैलेंज कर देती है जिसका इसके साथ कोई बिजनेस डीलिंग है कि इस फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ज़ाहिर है कोर्ट में तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है ना, एक उस सूट में कि सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फाइल होएगा और जो प्लेंटिफ है वो उसको डिसॉल्व करवाने के लिए ग्राउंड्स देनी पड़ेंगी। तो वो ग्राउंड्स अगर प्रूफ हो जाती हैं तो कोर्ट जो है वो फिर इसको ऑर्डर कर देगी डिसॉल्व करने के लिए। तो अब वो काफ़ी सारी ग्राउंड्स हैं इस सेक्शन में लिखी हुई 44 में, वो मैं आपको यानी चंद उनमें से बता देता हूँ। अदरवाइज़ तो इस सेक्शन को जो अगर पढ़ने लगा तो हमेशा कोशिश रहती है कि वीडियो शॉर्टेस्ट हो, तो ये कोई आधा घंटा और लंबी हो जाएगी जो कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। तो इधर मैं आपको इसकी फ्यू जो है वो इसके जो की पॉइंट्स है इस सेक्शन के जो ये कहते हैं कि डेसोल्यूशन बाय द कोर्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें एक तो आ जाता है कि पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई एक पार्टनर भी आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये ए या बी या सी जो है वो मेरा पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया हुआ है, लिहाजा फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखना अब मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो अगेन यहाँ इस सिचुएशन में भी कोर्ट ने आप एनालिसिस करना है आपकी पार्टनरशिप डीड का। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड जो है वो आपकी हर जगह इंटैक्ट रहती है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप जान नहीं छुड़ा पाएंगे, उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको हर सतह पे, हर लेवल पे, हर काम में आपको बार 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 आपको उधर ही पहुंचना होगा, उधर देखना होगा, पार्टनरशिप डीड की तरफ जाना होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देखना होगा। जहाँ वो साइलेंट होगा फिर वहाँ आप इस सेक्शन के अंदर भी कोर्ट की फिर डिस्क्रिशन आ जाएगी और जो अब सर्कमस्टांसिस ऑफ योर केस आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। तो पहला मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर आपका वो पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उस सूरत में भी जो है वो आपकी ये डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपका पार्टनर आप वो खुद कहता है या आप जाके कहते हैं या थर्ड पार्टी कहती है कि ये पार्टनर जो है वो
परमानेंटली बेसिस पे, मतलब मुस्तकिल बेसिस पे वो इनकैपेबल हो गया है, या वो उसकी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो बीइंग अ पार्टनर जो है वो अब काम नहीं कर सकता, बीइंग अ पार्टनर वो ऑपरेट नहीं हो सकता, फर्म के बिजनेस को जो है वो रन नहीं कर सकता, तो उसकी वो मतलब डिसेबिलिटी इस नोयर की है। यानी लेट से कि एक बंदा मतलब कोमा में चला जाता है, एक बंदा जो है वो कोई मतलब मेंटली अनफिट हो जाता है, कोई जो है वो जैसे कि अनसाउंड माइंड में वो अनफिटनेस आ जाती है, या फिर पैरालाइज हो जाता है, मेंटली ठीक है लेकिन पैरालाइज हो गया, वो नहीं कर पा रहा, फर्म के मामला को नहीं देख पा रहा, तो इस वजह से भी वो आपकी फर्म डिज़ाल्व हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो अगर मतलब ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टनर जो है वो जो एग्रीमेंट डीड है उसकी जो टर्म्स हैं जो कि आपको बाइंड रखती हैं, वो अमंग द पार्टनर्स वो जो टर्म्स हैं वो सारी पार्टनर्स को बाइंड किए हुए होती हैं, लेकिन एक पार्टनर उनमें से उनकी वायलेशन करता है, तो अब ऑन दी काइन ऑफ डेट वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दोज टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, वो अगर अदालत में प्रूव कर देता है कि इनकी वायलेशन हुई है, तो लिहाजा वायलेशन की वजह से इस फर्म को वाइंड अप कर देना चाहिए, तो इसको वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी इसकी डेसोल्यूशन का। ठीक हो गया जी। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी, बाकी मैंने आपको इसके अलावा भी और है इस वाले सेक्शन में जो जिधर आप डेसोल्यूशन के लिए जाते हैं टू अ कोर्ट ऑफ लॉ कि हमारी जो है वो फर्म को डिज़ाल्व कर दें, तो वहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशन है अंडर दिस सेक्शन 43 डेसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत या मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंडर आप अपना सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करेंगे, और उसको फिर आप उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इन्हें प्रूव करेंगे। 2-3 मोटे इसकी की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी और भी हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारा मेथड बता दूं। हाँ, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आप ये तो चले इन कोर्ट प्रोसेस के अलावा, इस सेक्शन के अलावा बाकी तो कोर्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सूरत में अगर आपने वो डिज़ाल्व करवानी है, जैसे कि आपका एग्रीमेंट है, आप में कोई कंसेंट है, आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, उस सूरत में भी आप कहते हैं कि इसको डिज़ाल्व कर दें। जैसे कि यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ, बल्कि कुछ न काफ़ी हद तक जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े सारा बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो भी मोस्टली पार्टनरशिप फर्म में ये के अंदर आ जाते हैं, अपने बिजनेस को इस लॉ के अंडर ले आते हैं। तो समटाइम्स हर पार्ट जो है वो स्टार्टअप कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो वो भी इसके डेसोल्यूशन में जो चले जाते हैं, या एसएमईज चले जाते हैं, या कोई भी जा सकता है ड्यू टू एनी रीज़न जो कि अवेलेबल हो उनको। तो फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, तो उसके लिए आप जैसे स्टार्ट में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फर्म को रजिस्टर करवाया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी आप डेसोल्यूशन के लिए भी डेसोल्यूशन डीड तैयार करेंगे, पार्टनरशिप डेसोल्यूशन डीड तैयार होगी, उसके साथ जो है वो उसकी भी फीस होगी, वो भी अगेन जो है स्टाम्प पेपर पे रिक्विजिट फ़ी के जो स्टाम्प पेपर होगा उसके ऊपर प्रिंट होके साइन होके साथ सारे वो फॉर्म्स लगेंगे डेसोल्यूशन के लिए, और फिर ये फर्म आपकी जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफ फर्म्स को आप सबमिट करवाएंगे, एंड इन अ डे और टू, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो वो फर्म को डिज़ॉल्व कर देगा और आपको एक डेसोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी जारी कर देगा। ठीक हो गया जी। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस है इसको डिज़ॉल्व करवाने का। ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैरेलल है जैसे कि आप रजिस्टर करवाते हैं। तो ऐसी वीडियो में आज हमने ऑलमोस्ट आज इस 4th वीडियो में एक ये भी यानी कवर कर लिया कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ॉल्व कैसे करेगी। अब हमारी जो अगली वीडियो एक दो रह गई है इसके जो पार्टनरशिप टॉपिक पे, वो एक तो राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर हो गई, और अपार्ट फ्रॉम डैट द वन एंड द लास्ट इट वुड बी ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड जो पार्टनरशिप एक्ट है, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है या फिर डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमसे जो क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं कि जी एलएलपी जो है वो रजिस्टर करवाएं
या फिर पार्टनरशिप डीड जो है जिसको है पार्टनरशिप, इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली, तो अक्सर लोगों को वही पता नहीं होता। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।